हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है हिंताजन, असंक्रामक व अन्य रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव, पशुओं या पौधों में संक्रमण आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग यानी डिजीज कहते हैं, जबकि खनिजों, विटामिनों अथवा आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से उत्पन्न रोग हिंताजन या अभावजन रोग कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा अंग की संरचना व कार्य को प्रभावित करते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं। तो असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि। देखिए, कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर की कोशिकाएं सैने सैने यानी धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं और कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंगों में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं, यहां तक कैंसर पहले स्टेज का होता है। फिर ये कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती हैं। यहां कैंसर द्वितीय स्टेज का हो जाता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने लगती हैं और यह कैंसर का तीसरा स्टेज है। इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया है। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। देखिए, ल्यूकीमिया जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया, और जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसके इलाज में प्रायः रेडियो फास्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा व कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 है और गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर यथा गुर्दे व रक्त कैंसर आदि के उपचार के लिए इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग किया जाता है और इंटरफेरॉन शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। गठिया रोग। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से हो जाता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। घातक ड्रॉपसी, यह क्या है? तो देखिए, जो घातक ड्रॉपसी है, यह रोग जो घातक ड्रॉपसी रोग है होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जिमोना तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है। तो जो ड्रॉपसी रोग होता है, सरसों के तेल में आर्जिमोना तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि जो है ड्रॉपसी के लिए उत्तरदायी है। यानी इन्हीं कारणों से यह जो रोग होता है ड्रॉपसी हो जाता है। ड्रॉपसी रोग में शरीर की मृदु ऊतकों यानी जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं और अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन हो जाता है यानी स्वेलिंग हो जाती है। एंथोफोबिया। एंथोफोबिया क्या है? देखिए, एंथोफोबिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है, जिसमें
पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दल पुंज इत्यादि से भय उत्पन्न हो जाता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। इसके बाद है वातोन्माद अर्थात हिस्टीरिया। हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान कह सकते हैं या अविवाहित होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। इसके बाद है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है? तो देखिए, फेफड़े से संबंधित यह रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के दौरान मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से जो है यह रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसे दिखाई देने लगती है। समुद्री भोजन अथवा या कह सकते हैं जो आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन के प्रमुख स्रोत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बेरी। देखिए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन यानी विटामिन बी की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा। देखिए, बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन खाने संबंधी मनोविकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से जो है ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। इसके बाद है इटाई रोग। इटाई रोग जो है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। इसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन जो परिवहन की क्षमता है, ऑक्सीजन परिवहन की, वो घटने के मतलब कि घटने लगता है। घटने के परिणाम स्वरूप जो है यह रोग होता है और प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होती है। जो नवजात होते हैं, जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु इस रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं और शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं और ये नाइट्राइट जो होते हैं लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम की है। यानी यही स्थिति क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है। यूरिन में सामान्यतः देखिए 95% जल होता है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं और 2.6% यूरिया तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थों के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। देखिए, कुछ प्रमुख हिंताजन रोग हैं जैसे एनीमिया यानी रक्त क्षीणता लौह की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ग्वाइटर यानी घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण, प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव के कारण होता है। क्वासियोरकर जो है प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। मुर्गियों में रिकेटस विटामिन डी के कमी से होता है। मवेशियों का मैड काउ रोग प्रायोन्स नामक प्रोटीन के कारण होता है और मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है और जीरोपथैल्मिया विटामिन ए के कमी के कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें है कि जो प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। ध्यान रखिएगा, यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर यानी संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी जो होता है मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को होती है। इसके बाद है विद्युत मस्तिष्क लेख, ठीक है, ईईजी जो कहते हैं, ईईजी के द्वारा, ठीक है, यानी विद्युत मस्तिष्क लेख के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी, विभिन्न बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर,
मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य के खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया था, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी कहते हैं। इसके बाद है अल्जाइमर। अल्जाइमर देखिए क्या है। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर जो है प्रभावित होने वाला एक अंग मस्तिष्क है। अल्जाइमर से सबसे ज्यादा मानव शरीर का प्रभावित अंग जो है वह है मस्तिष्क। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। याद रखिएगा इनका नाम, डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी को पहचान किए थे। और यह रोग जो है 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला है। उल्लेखनीय है कि बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, याद रखिएगा, बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। खुजलाने से खाज मिटती है, क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त यानी स्टिमुलेट हो जाती हैं, जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। इसके बाद है एनोस्मिया या अघ्राणता या गंध अग्राह्यता। इसमें मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता होती है यह कम हो जाती है या इसका नाश हो जाता है। इसके बाद है मिनी माता रोग। पारे की विषाक्तता के कारण होती है, जो मिनी माता डिजीज होता है पारे की विषाक्तता के कारण होता है, और इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। देखिए यह रोग जो है सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता के खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुआ था। इसका शुरुआत कहां पे हुआ था? सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुआ था। यानी जो जल था उसमें पारा जो था फैल गया था, और इसमें जो मछलियां थी उन्होंने उसको ग्रहण किया, और उन मछलियों को वहां के मनुष्यों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने ग्रहण किया। इस तरह से यह जो मिनी माता रोग है फैला था। तो सर्वप्रथम जापान के मिनी माता के खाड़ी में, इसलिए इसे मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इस रोग के कारण शरीर के अंग, होठ तथा जीभ का काम करना जो होता है बंद हो जाता है। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। तो मिनी माता रोग के कारण क्या क्या होता है? तो शरीर के अंग, होंठ, जीभ का काम करना बंद, और साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। इसके बाद है ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन क्या है? ल्यूकोसिन ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे जो है उत्तराखंड स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला में रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग एक त्वचा रोग है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद है मायोपिया। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक व्याधि है। मायोपिया क्या है? मायोपिया या इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, आंखों में होने वाला यह एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है? पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो पास की वस्तुएं होंगी वो साफ दिखेंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको धुंधली नजर आएंगी। इसे मायोपिया कहते हैं। और इस रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, पास की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट नजर आती हैं। यानी धुंधली दिखेगी या अस्पष्ट नजर आएंगी। और इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता। अबिंदुकता से प्रभावित व्यक्ति की दृष्टता में कमी आ जाती है। वह ऊपर नीचे दाएं बाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस समस्या से मुक्ति के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मोतियाबिंद जो रोग है, मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है।
जिससे व्यक्ति की दृश्यता प्रभावित होती है। इसके निदान के लिए अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। स्लीप एमनिया है। एमनिया क्या है? देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्लीप एनीमिया है, सॉरी एपनिया, एपनिया है, स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रभाव बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, बाधित हो जाती है, या आदमी के जो इससे ग्रसित जो होता है, जो व्यक्ति होते हैं, नींद में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है अपने सांस को मतलब कि रोक लेते हैं। यानी यह एक विकार है जो कि उनके कुछ समय अंतराल सांस अपने आप बंद हो जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद में खराहट मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको, खराटे लेता है और पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है। तो स्लीप एपनिया जो है एक निद्रा संबंधी विकार है। ठीक है, जो खराटे लेते हैं ना, एक विकार है, न कि कोई मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति हैं, उनमें ये विकार हो सकता है। ज्यादातर विकार वाले ही व्यक्ति जो है ज्यादा खराटे लेते हैं, और जो नींद के पूरी नींद लेने के बाद भी अगर उनको मतलब कि थकावट महसूस होती है तो स्लीप एपनीमिया से वो जो है ग्रसित है। स्लीप एपनिया, थोड़ा सा वर्ड देख लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहां पे एक फिगर है, आप फिगर को एक बार अवलोकन करिए और आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये अग्नाशय का फिगर है, ये अमाशय का। अमाशय व आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। इसके बाद लंगर हैंस का द्वीपिका, ठीक है, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, और आपका जो है और एफ सेल बहिस्रावी अग्नाशय बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन और कम इंसुलिन का रक्त वाहिनी यानी वह जो ब्लड वेसल्स है और रक्त प्रवाह जो ब्लड स्ट्रीम में इसमें प्रवेश होता है। रक्त वाहिनियां यहां से जो है आप फिगर को देख सकते हैं, अमाशय से ग्लूकोज का रक्त वाहिनी और रक्त प्रवाह में प्रवेश, और यहां से जो है आपका कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग ना हो पाना और रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमाव। तो मधुमेह रोग के कारण का जो आरेखीय निरूपण है दिया गया है, आप इसको जो है एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मधुमेह या डायबिटीज एक खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। यह बीमारी अग्नाशय की लंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा या बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, और उल्लेखनीय है कि निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया और 14 नवंबर का दिन चयनित किया। मेथी देखिए एक आवृतबीजी पादप है। मेथी जो है बहुत जो है जिनको डायबिटीज होता है, इन रोगियों के लिए जो है मेथी बहुत लाभदायक है। तो मेथी एक आवृतबीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाने या बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। करी का पौधा भारत का देशज है। इसका पत्ता अर्थात करी पत्ता मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिकों ने, इनका नाम याद रखिएगा, बेंटिंग तथा वेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक के सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सतत तैयार किया। ठीक है, जिसके लिए वेंटिंग तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इंसुलिन हार्मोन का संबंध शरीर में ग्लूकोज के नियमन से है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके बाद है हृदयाघात या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है तथा उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा,
उच्च तनाव, धूम्रपान, वसा युक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं तथा इसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन का देखिए प्रयोग हृदय घात में उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वार शामक तथा शोथ निरोधी के रूप में प्रयोग लाई जाती है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह के लिए वैकल्पिक रक्त पथ यानी बाईपास बन जाता है। इसी शल्य क्रिया को जो है इस शल्य क्रिया के तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं और इसके लिए प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय के धमनी से जोड़ दी जाती है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है। चिकित्सकों के द्वारा इस लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोग की पहचान और उसके उपचार के लिए विभिन्न परीक्षण और प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए किया जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट जो ब्लैंक कैप्सूल होती है मांडी या मंड से यानी स्टार्च से जो है निर्मित होते हैं जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपुट में स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला, छालों और लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार उत्तक के रूप में बदल जाता है। इससे मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी मुख्यतः तंबाकू युक्त गुटखा चबाने व खाने के कारण होती है। पीलिया यानी जॉन्डिस एक घातक रोग है जिससे मुख्यतः यानी लीवर जो है प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण जो है नहीं कर पाती हैं, यानी जो यकृत कोशिकाएं हैं रुधिर से बिलिरुबिन को ये ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं तथा मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है और ध्यातव्य है कि पीलिया जो है संक्रामक रोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, पीलिया जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। आपका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर ईमानदारी से अगर आपने इसको रिवीजन किया है या सुना है तो आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन को इग्नोर करिए। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से मतलब कि जो है होता है? देखिए इसका सही जवाब है यूरिक अम्ल। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से समान स्तर भंग हो जाता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर जो होता है बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकेंड नंबर है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन के खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है जैसा कि भारत में हुआ? इसका सही जवाब है धान के भूसी की तेल मिलावट से, सी ऑप्शन। देखिए घातक ड्रॉपसी रोग जो है इसके होने के कारणों में सरसों के तेल इसमें जो है सरसों के तेल में आर्जिमोना तेल का मिलावट किया जाता है। सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट जो है इसका कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होते हैं और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक जो है धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डॉट डॉट के स्थान पर आपको बताना है कि इसके विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर
चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कैंसर, ए ऑप्शन। कैंसर देखिए एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है, किसका डर है? तो पुष्पों का, सी ऑप्शन। एंथोफोबिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस और फोबोस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो वातोत्माद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो जवान महिलाओं में। देखिए हिस्टीरिया रोग जो है, हिस्टीरिया नामक रोग जो है सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान और अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी, बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक क्या है? तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग उत्पन्न होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो जो आपका जोड़ा है आप बताइए इसमें किसका मिलान किसके साथ सही होगा। तो देखिए रतौंधी आपको मालूम है विटामिन ए के कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बताइए बी के कमी से होता है, और जो गला घोटू या ग्वाइटर रोग है वो आयोडीन के कमी से होता है, और एनीमिया बताइए विटामिन बताइए एनीमिया जो है लौह तत्व की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, यहां पर देख सकते हैं कि एनीमिया लौह तत्व है इसके कमी से होता है, ग्वाइटर आयोडीन के कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी के कमी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तत्व के कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आपको मालूम ही है आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन के कमी से शरीर के गले हैं इसमें घेंघा यानी ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसे दिखाई देने लगती है। आयोडीन का स्रोत जो है दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। 9 नंबर सेम क्वेश्चन है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है, यानी जो आयोडीन है उस बीमार व्यक्ति को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? तो देखिए आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो घेंघा रोग से पीड़ित होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल है लोग पीड़ित होते हैं। तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से या इसके सेवन करने से लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो बेरी बेरी से। विटामिन बी की कमी हो जाती है इसमें, ध्यान रखिएगा, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो बीमारी है बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई का पूरा नाम आपको बताना है, तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए एमआरआई मैग्नेटिक जो है रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का जो है रेडियो तरंग इनका प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। तो एमआरआई का प्रयोग क्या है आपको ध्यान रखना है। एमआरआई निम्न में से क्या है? तो आपको मालूम ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए? बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए? तो बताइए, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ऑस्टियोपोरोसिस को। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि जो बोन होता है खनिज घनत्व कम हो जाता है, यानी बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। अस्थि
सूक्ष्म संरचना जो है अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता के लिए। ठीक है, तो आपको मालूम है बीएमडी का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक हड्डियों का रोग है, इसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है और अति सूक्ष्म संरचना जो होता है नष्ट हो जाती है। तो बीएमडी का परीक्षण क्या है आपको मालूम है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप है बोन मिनरल डेंसिटी। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में है, आपको बताना है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किससे पीड़ित है? जिस मनुष्य को यह आभास नहीं हो पाता है कि उसे अब भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है बुलिमिया से। बुलिमिया में क्या होता है? देखिए, बुलिमिया जो है नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है। फिर क्या होता है? वजन उसके बढ़ने लगते हैं। मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए वह प्रयासरत होने लगता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना उचित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई रोग आपको मालूम है कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में कौन सी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसे कैंसर कहते हैं? तो सही जवाब है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है शुरू में ही। कैंसर की अवस्था में सेल्स का अनियंत्रित बहुगुणन होता है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती है कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर की कोशिकाएं सैने क्षीण होकर समाप्त होने लगती है और कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण जो है होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारिता बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम रोग होता है पीने वाले जल में किस चीज की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाने से ऐसा होता है? तो नाइट्रेट अधिक हो जाता है पीने वाले जल में। यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की जो संभावना होती है वो तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ और शरीर की रंग जो होता है वो नीला पड़ने लगता है और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रियाएं सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है रक्त में निम्न की अधिकता से। किसकी अधिकता से? तो मिथोग्लोबिन के अधिकता से। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। यह पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसके सबसे आम कारण है। यानी जो पीने वाले जल है इसमें नाइट्रेट की अधिकता हो जाता है जो कि सबसे यह आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट जो होता है नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है और यह नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से है। हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाने के लिए? किससे बचने के लिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि है? तो हृदयाघात से बचने के लिए बीटा ब्लॉकर जो है एक औषधि है। ठीक है।
23 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सही जवाब है पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सबसे मतलब कि आवश्यक खनिज है। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? पोटेशियम अल्पता से संबंध है, बताइए। तो निम्न रक्तचाप, बी ऑप्शन। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं एवं इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो सही जवाब है वृक्क के। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, यूरिन में सामान्यतः 95% जल होता है, 3% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, 2.6% यूरिया और 0.3% क्रिटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, इसकी उपस्थिति और उसके प्रभाव से किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? 26 नंबर क्वेश्चन में है कि लंबे समय तक अगर उपवास रखा जाए तो सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ेगा? तो सही जवाब है गुर्दे पर। इसके बाद 27 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो आर्सेनिक 74 क्या है आपको मालूम ही है, कोबाल्ट 60 क्या है, आयोडीन 131 और सोडियम 24 क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब देखिए सी ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं। जो आर्सेनिक 74 है ट्यूमर की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो आपको मालूम ही है आर्सेनिक 74 ट्यूमर के पहचान के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक 74। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा गोल्ड। 198 का संबंध रेटिना दोषों के उपचार से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन में किया जाता है? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या होगा? रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन के लिए रेडियो सोडियम का जो है रेडियो और सोडियम इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। ओंकोजिन देखिए एक असामान्य जीन है जो कि कर्क रोग यानी कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। 32 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। 33 है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी या रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए आयोडीन 24 का, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का और
पौधे एवं जंतु यानी जीवों के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। बताइए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस 32, याद रखिएगा फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। 35 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयुक्त किए जाने वाला, जो ल्यूकेमिया है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, इसकी रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले या प्रयुक्त किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है? तो देखिए आपको मालूम है, एक है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ठीक है, तो ई ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आपको मालूम ही है, रक्त कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का, यानी फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 37 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। किसका? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के संख्या में। 38 नंबर क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, साथ ही उसका उपचार भी करता है? तो बताइए इसका सही जवाब है क्या है? इसका सही जवाब है आयनीकरण विकिरण। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से यानी आयनीय विकिरण, जो आयनीय विकिरण है इसका उपयोग, इसका जो है कर्क रोग उत्पन्न, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? तो आयनीय विकिरण, दोनों जो है यह कर सकता है। आयनीय विकिरण देखिए वह कारक होता है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर के कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न और मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से जो है कैंसर हो सकता है। 39 है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु यानी सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? IMRT यानी तीव्रता अभिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। तो सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो IMRT, याद रखिएगा IMRT, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा के लिए IMRT अर्थात तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा नवीनतम है। यह चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सा की सहायता करता है। और 40 नंबर है, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी, जो सेरेब्रल पाल्सी है एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को होती है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।